नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हितेशा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हमारे शरीर के उन बीमारियों के बारे में जिनके बारे में या तो हम बहुत कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं। आज हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग आँखों की एक बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। उस बीमारी का नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, यही सब जानेंगे आज हमारे कार्यक्रम में। तो आइए बात करते हैं। और इसी मोतियाबिंद पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं सुवी नेत्र चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर सुरेश पांडे। आइए बात करते हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद आँख की एक विशेष बीमारी है जिसके अंदर आँख का पारदर्शी लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है और इस पारदर्शिता खोने के कारण आँख के पर्दे पर पहुंचने वाली किरणें स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो ये मोतियाबिंद होता है, मतलब इसकी सही में डेफिनेशन मोतियाबिंद की ये होती है जो आपने बताई। डॉक्टर साहब, मतलब मेनली देखा गया है जैसे जो आम आदमी होता है वो उसमें मोतियाबिंद मतलब पाया जाता है, खास करके बड़े उम्र के लोगों में। जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें मोतियाबिंद पाया जाता है। तो क्या ये मोतियाबिंद छोटे बच्चों में भी पाया जाता है या सिर्फ मतलब बढ़ती उम्र के साथ ही ये मोतियाबिंद होता है? मोतियाबिंद अधिकतर केसेज में बढ़ती उम्र के साथ होता है। लगभग 50 वर्ष के बाद 40 से 50% लोगों में यह बीमारी होती है। लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों यहाँ तक कि नवजात शिशुओं में भी मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद होने का मुख्य कारण सूरज की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर है। कभी कभी ये बीमारी चोट लगने के कारण या स्टेरॉइड नामक दवाइयों के लंबे समय तक उपयोग के कारण या हेयर डाई के लंबे समय तक उपयोग के कारण अथवा पर्दे के ऑपरेशन के बाद भी उत्पन्न हो सकती है। छोटे बच्चों में ये बीमारी कुछ विशेष स्थिति जैसे रूबेला सिंड्रोम या आनुवंशिक कारणों के कारण हो सकती है। अच्छा, मतलब छोटे बच्चों में कुछ विशेष कारण होते हैं इसके, और जो मतलब बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किसी व्यक्ति को अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो उसे कैसे पता चलेगा, यानी इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? मोतियाबिंद का प्रमुख लक्षण है कि व्यक्ति को अस्पष्ट दिखाई देना। धीरे धीरे व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये जो दृष्टि में परिवर्तन होता है ये दर्द रहित होता है और इसके साथ साथ प्रकाश के प्रति असामान्य रूप से चकाचौंध पैदा होना, रात में गाड़ी चलाते समय अपने आप को सहज महसूस नहीं करना, जब ड्राइविंग के समय सामने वाले वाहन की रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो कुछ सेकंड्स के लिए चकाचौंध होने के कारण दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाना, और कभी कभी मल्टीपल इमेजेस यानी कि एक की जगह 3-4 प्रतिबिंब दिखाई देना, जैसे कि रात्रि के समय 3 चांद एक साथ दिखाई देना। और कुछ व्यक्तियों को आरंभिक अवस्था में जो रंग होते हैं वो फीके दिखाई देने लगते हैं। मतलब ये सारे लक्षण अगर हमें लगे तो मोतियाबिंद होता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मतलब इसका क्या मतलब एक परफेक्ट कोई इलाज होता है जिससे मोतियाबिंद या तो चला जाता है या फिर ठीक हो जाता है? जैसा भी हम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो वही हमें आपको दर्शकों को बताना है कि मतलब किस तरह से इसका बेहतर इलाज और क्या सबसे मेन जो इलाज होता है इसका वो क्या होता है? मोतियाबिंद का जो मेन मुख्य इलाज होता है वो है ऑपरेशन। अभी तक चिकित्सा विज्ञान की आशातीत प्रगति के बावजूद भी मोतियाबिंद का अभी तक कोई ऐसा उपचार नहीं है या ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे मोतियाबिंद कट जाए। शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र उपाय है और इस ऑपरेशन के द्वारा मोतियाबिंद को का जो लेंस है वो अपारदर्शी जो हो चुका है उसको निकाल दिया जाता है और इसकी जगह कृत्रिम पारदर्शी लेंस का प्रत्यारोपण ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो ये शल्य चिकित्सा इसका एकमात्र उपाय है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार हमने ऑपरेशन का नाम आप जैसे अभी लिया आपने, तो ऑपरेशन में फैको ऑपरेशन हमने जो सुना है मेनली होता है मोतियाबिंद के लिए।
उसके बारे में हमें बताइए कि फैको ऑपरेशन क्या होता है मेनली। फैको ऑपरेशन मोतियाबिंद का एक विशेष ऑपरेशन है जिसमें मोतियाबिंद को 2.2 मिलीमीटर से लेके 2.6 मिलीमीटर के सूक्ष्म छिद्र द्वारा एक बहुत ही बारीक निडल आती है जिसको फैको निडल बोलते हैं, उसके द्वारा मोतियाबिंद को बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और ये जो फैको निडल होती है जिसको अल्ट्रासोनिक निडल बोलते हैं, ये 40,000 बार कंपन करती है एक सेकंड के अंदर, और इसके कारण मोतियाबिंद के बहुत टुकड़े हो जाते हैं और इसको फिर विशेष तरह से निकाल लिया जाता है सूक्ष्म छिद्र के द्वारा। और ऑपरेशन के समय एक जो लेंस का जो छिलका होता है उसको उसी स्थान में छोड़ दिया जाता है, उस छिलके के अंदर उस कैप्सूलर, जिसे मेडिकल भाषा में कैप्सूलर बैग बोलते हैं, उसके अंदर लेंस प्रत्यारोपण संभव हो पाता है। और फैको विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसमें कोई इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, टाँका भी कोई नहीं आता है, और पट्टी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसको टॉपिकल फैको पद्धति कहा जाता है। और इसके दौरान ऑपरेशन करने के बाद रोगी तुरंत अस्पताल से घर जा सकता है, उसको विशेष रेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं होती है और अपना काम सुचारू रूप से कर सकता है। मतलब व्यक्ति फैको ऑपरेशन कराने के बाद में जल्दी ही घर जा सकता है, ज़्यादा उसको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस प्रक्रिया में लगभग 20 मिनट का समय लगता है और इसमें रोगी को 1 या 2 घंटे अस्पताल में रुकना होता है और उसके बाद वो घर जा सकता है और वो अपना काम सुचारू रूप से नेक्स्ट डे से शुरू कर सकता है। सामान्यतः जो ऑपरेशन मोतियाबिंद का एक और ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि टाँकों वाला ऑपरेशन। उसमें लगभग 9 से 10 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है और आँख के अपारदर्शी लेंस को उस चीरे के माध्यम से इन टोटो साबुत निकाल लिया जाता है। और इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 सूचर्स यानी कि टाँके भी आते हैं और इसमें करीबन 1 महीने तक परहेज करना पड़ता है और चश्मे नंबर भी बाद में मिलता है। लेकिन फैको पद्धति में 2.2 मिलीमीटर के सूक्ष्म छिद्र से ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव हो सकता है और इसमें कोई टाँके नहीं आते हैं, कोई पट्टी नहीं आती है और रोगी तुरंत अपने कार्य को वापस लौट सकता है। और जैसे नहाने का परहेज, वो सब परहेज भी बहुत कम होते हैं इसमें। जी, मतलब ये बहुत इजी ऑपरेशन है, आप करवा के आराम से अपने घर जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ऑपरेशन के बाद में, वो इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा है इसका। हाँ, इसका ये फ़ायदा है कि ये एक बहुत ही सुविधाजनक ऑपरेशन है मरीज के लिए और इसमें जो सावधानियां रखनी पड़ती हैं वो अपेक्षाकृत जो टाँके वाले ऑपरेशन की तुलना में थोड़ी सी कम दिनों तक सावधानी रखनी पड़ती है। जी, तो दर्शकों, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मोतियाबिंद में उपयोग में लिए जाने वाले लेंस के बारे में जानेंगे। देखते रहिए डॉक्टर की सलाह। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी राजस्थान पत्रिका। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। हमने ब्रेक में जाने से पहले फैको टेक्निक को जाना था। अब मोतियाबिंद में उपयोग में लिए जाने वाले लेंस के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। आइए डॉक्टर साहब, मेनली जो लेंस जो आपने ऑपरेशन में बताया कि यूज़ में लेते हैं हम, चाहे वो फैको टेक्निक हो चाहे वो सिंपल कोई भी ऑपरेशन हो, आप जिसके बारे में बता रहे थे हमें, तो जो लेंस होते हैं वो मतलब किस तरह से ऑपरेशन में उसका उपयोग किया जाता है और किस तरह के लेंस, यानी बहुत सारे प्रकार होते होंगे लेंसेज के,
तो उनके बारे में हमें बताइए आप। मोटे तौर पे लेंस को हम दो भागों में देख सकते हैं। एक होता है कठोर लेंस यानी कि रिजिड लेंस, एक होता है मुलायम लेंस, फोल्डेबल लेंस। कठोर लेंस का प्रयोग सामान्यतः टांके वाले ऑपरेशन यानी कि बड़े चीरे वाले ऑपरेशन के बाद होता है, और फेको पद्धति से के बाद जो लेंस उपयोग में लाते हैं वो मुलायम लेंस होते हैं, फोल्डेबल लेंस बोलते हैं जिनको। फोल्डेबल लेंस भी कई तरह के होते हैं, जो कई सारी कंपनियां हैं जो फोल्डेबल लेंस बनाती हैं। इनके विशेष फायदे होते हैं, और जो आयातित फोल्डेबल लेंस होते हैं उनके विशेष फायदा होता है कि इनको लगाने के बाद जो मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जो झिल्ली मोटी हो जाती है, तो कुछ आयातित लेंस जैसे कि एक्रिसॉफ्ट लेंस लगाने के बाद वो झिल्ली मोटी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये लेंस विशेष लेंस होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, और सामान्यतः इन लेंसेज को मोनोफोकल लेंस कहते हैं। मोनोफोकल लेंस मतलब दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन पास अखबार पढ़ने के लिए, पास का काम करने के लिए चश्मे की आवश्यकता होगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो हर तरह का लेंस मतलब ले सके, उसको इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो कि वो हर तरह का लेंस ले सके। तो कुछ लेंस जो होते हैं वो महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। तो वो जो महंगे और सस्ते लेंस होते हैं वो दोनों आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे, और किन किन तरीके से आप मतलब बताएंगे हमको कि कौन सा महंगा होता है और कौन सा सस्ता होता है, कौन सा आम व्यक्ति आसानी से उसको उपयोग में ले सकता है, और कितनी रेंज तक के वो होते हैं। जो साधारण लेंस होते हैं, जो साधारण फोल्डेबल लेंस होते हैं, तो वो सामान्य रूप से व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं। इनका खर्चा लगभग 10 से 20 हज़ार के बीच आता है। और जो कुछ महंगे वाले लेंस होते हैं जैसे मल्टीफोकल लेंस, तो मल्टीफोकल लेंस थोड़े से महंगे होते हैं, और टॉरिक लेंस भी महंगे होते हैं। ये स्पेशल लेंस होते हैं जो कि डॉक्टर्स आजकल उपयोग में लाते हैं, पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मल्टीफोकल लेंस जो होते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति को चश्मे की निर्भरता कम से कम होती है। वो चश्मे पर निर्भरता ऑलमोस्ट 90% लोगों में ख़त्म हो जाती है अगर वो मल्टीफोकल लेंस का प्रत्यारोपण दोनों आँखों करवा ले तो। मल्टीफोकल लेंस से व्यक्ति दूर, पास और इंटरमीडिएट यानी कंप्यूटर पे काम करना, अखबार पढ़ना और दूर देखना, गाड़ी चलाना, वो सब काम बिना चश्मे की सहायता से कर सकता है। लेकिन जो आयातित मल्टीफोकल लेंस होते हैं जैसे कि एक्रिसॉफ्ट रिस्टोर लेंस या रिज्यूम लेंस, टेक्निस मल्टीफोकल लेंस, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इनके ऑपरेशन का कुल खर्चा लगभग 50 हज़ार तक आ सकता है। और जो टॉरिक लेंस होते हैं, टॉरिक लेंस एक विशेष प्रकार के लेंस होते हैं जो कि आँख की पारदर्शी पुतली यानी कि कॉर्निया में होने वाली जो एस्टिग्मेटिज्म होती है, जिसे चश्मे का तिरछा नंबर या सिलिंड्रिकल बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कॉर्निया का जो एक शेप होता है वो राउंड नहीं होके ओवल हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में टॉरिक लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद के साथ साथ जो चश्मे का तिरछा नंबर वो भी हट सकता है। तो इन लोगों को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। और टॉरिक लेंस भी अभी आए हैं, ये प्रचलन में भी कुछ ही महीने पहले आए हैं, और इनके प्रयोग के बाद व्यक्ति को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन ये भी महंगे लेंस है और इसका टोटल खर्चा 35 हज़ार के आसपास आता है। और इसके साथ साथ जो फोल्डेबल लेंस में होता है एस्फेरिक लेंस, तो एस्फेरिक लेंस का एक विशेषता होती है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखाई देता है और रात्रि के समय विजन में क्लैरिटी बढ़ जाती है। और इनका खर्चा लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच होता है। और ये नॉर्मली एस्फेरिक लेंस मोनोफोकल भी होते हैं और मल्टीफोकल भी आजकल एस्फेरिक प्लेटफॉर्म पर आने लगे हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि लेंस प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति चाहे तो वो चश्मे से भी छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो जो टेक्निक है उसमें भी लेंस की कीमत ज़्यादा है, इसलिए उस पद्धति से ऑपरेशन करने में लगभग 50 हज़ार खर्चा होता है। मतलब लेंस आजकल के आम व्यक्ति के लिए इजीली अवेलेबल है कि वो किसी भी तरह का लेंस उपयोग में ले सकता है ऑपरेशन के बाद। और जो लेंस नॉर्मली हम रिजिड लेंस कैंपों में यूज करते हैं वो कई बार मतलब अधिकांश टाइम सस्ते आते हैं, और इसलिए लेंस की रेंज लगभग 50 हज़ार से लेकर 30-35 हज़ार की ये लेंस की प्राइस होती है। और इसलिए ऑपरेशन जो होता है, मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है, उसका खर्चा
500 रुपये से लेकर 50,000 तक हो सकता है, क्योंकि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कौन सी मशीन से ऑपरेशन कर रहे हैं, आप डिस्पोजेबल आइटम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कौन सा विशेष विस्को इलास्टिक यूज कर रहे हैं, तो इस पे सब पे डिपेंड करता है। इसलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन खर्चा जो होता है वो एक कम अमाउंट से लेकर बड़ी अमाउंट तक पहुंच सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई लेंस की। अब वापस आते हैं हम ऑपरेशन पे। मतलब कई लोगों की धारणा बन जाती है इस टाइप की कि हम तो सर्दी में ही ऑपरेशन करवाएंगे, तो ये सर्दी वाला क्या रीज़न है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें सर्दी में ही ऑपरेशन कराना चाहिए, हम गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराएंगे। कई लोगों की होती है धारणा मेरे लिए, तो इसके बारे में बताइए, इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि सर्दी में ही क्यों ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में क्यों नहीं, वो बताइए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी मौसम में कराया जा सकता है। जो फेको पद्धति से ऑपरेशन होता है उसमें चूंकि बहुत ही अति सूक्ष्म चीरा लगता है, लगभग आजकल कुछ मशीन ऐसी भी आ गई हैं जिसमें 1.8 मिलीमीटर के सूक्ष्मतम चीरे से ऑपरेशन होके और लेंस प्रत्यारोपण संभव है। तो ये फेको पद्धति से जो ऑपरेशन होता है वो किसी भी मौसम में कराया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें परहेज की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए इसको गर्मी में बरसात में करा पाना सुविधाजनक होता है। और पुरानी धारणा थी सर्दी में ऑपरेशन कराने की, उसका कारण ये था कि पहले टांके वाला ऑपरेशन होता था, बड़ा कट लगता था, तो व्यक्ति आराम से अपना कार्य कर सके और उसको असुविधा नहीं हो। जैसे सर्दी के मौसम में वो 7 दिन 10 दिन तक बिना नहाए रह सकता है, बिना सिर धोए रह सकता है, तो उसका पसीना उसकी आंख में नहीं जाए, इसलिए एक धारणा बनी हुई है कि सर्दी में ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन चिकित्सकीय अगर कारणों पर गौर करें तो ऐसा ये ऑपरेशन किसी भी मौसम में कराया जा सकता है और किसी भी समय कराया जा सकता है। ऐसा विशेष मतलब ये एक झूठी धारणा बनकर रह गई है, पहले था ये चीज के मतलब उनको आसानी से ऑपरेशन हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सर्दी में कराना चाहिए। मगर अब फैको टेक्निक से हम मतलब इजीली इस चीज को गर्मी सर्दी बरसात सब में करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई ऑपरेशन की बात। अब ऑपरेशन हो गया एक इलाज मोतियाबिंद का, अब किसी दवाई के द्वारा भी क्या हम मोतियाबिंद को गला सकते हैं या हटाया जा सकता है मोतियाबिंद को? खाली कोई दवाई ले लें, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है? किसी भी दवाई के माध्यम से गला पाना या उसको हटा पाना संभव नहीं है। मेडिकल साइंस में इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है और जो अभी तक जो प्रयोग सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं उन प्रयोगों के, उनके माध्यम से अभी तक कोई ऐसी विशेष दवाई उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से मोतियाबिंद को गलाया जा सके या हटाया जा सके। लेकिन मोतियाबिंद को टाला जा सकता है। जैसे अगर आप सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं या अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उनको विशेष तरह के चश्मों के द्वारा उनसे बचाव करें और खान पान में विटामिन युक्त हरी सब्जियों का और फलों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करें और लंबे समय तक स्टेरॉइड दवाइयों का उपयोग नहीं करें। ऐसे विशेष प्रिकॉशन या सावधानियां हैं जिनके द्वारा मोतियाबिंद को टाला जा सकता है, उसको थोड़ा डिले किया जा सकता है। लेकिन मोतियाबिंद को गलाने की या हटाने की ऐसी कोई दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है जो कि कारगर हो, जो कि सफलतापूर्वक मोतियाबिंद को हटा सके। मतलब दवाई तो नहीं है, मगर उसको हम प्रिकॉशन से थोड़ा टाल जरूर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइए अब हमें कि जैसे भारतीय लोग जो होते हैं उनके अंदर ये भी धारणा है कि पहले मोतियाबिंद पक जाए उसके बाद में हम ऑपरेशन करवाएंगे, ये धारणा बनी हुई है मतलब भारतीय लोगों में, और विदेशों में ये चीज़ नहीं है। तो मतलब क्या औसत भी बैठता है ऑपरेशन का, और क्या ये धारणा सही है, मतलब कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? तो फिर अगर सही है तो भारतीय ऐसा क्यों सोचते हैं और विदेशी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ये ऐसे इसके बारे में बताइए हमें। मुझे लगभग 7 वर्षों में जब मैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में कार्य कर रहा था एक नेत्र सर्जन के रूप में, तो वहाँ पे मैंने पाया था कि विदेशों में ज़्यादातर मोतियाबिंद कच्ची स्टेज में हो जाते हैं, जैसे इसको कैलिफोर्नियन कैटरेक्ट बोलते हैं। जैसे मोतियाबिंद शुरू हुआ और मरीज ने ऑपरेशन करवा लिया। यहाँ पे भारत में ज़्यादातर लोगों में, जैसा आपने बताया पूछा है, कि धारणा होती है कि मोतियाबिंद पकना चाहिए उसके बाद ही ऑपरेशन अच्छा रहेगा, और इसका ये धारणा एक्चुअली सही नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और ये कच्चे स्टेज पे हो सकता है और पकने पे भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप मोतियाबिंद जब आपकी लाइफस्टाइल यानी कि जीवनचर्या में डिस्टर्ब करने लगे, जैसे मान लो आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत आ रही है या मान लो आपको रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कत आ रही है, तो उसी टाइम आप उसका ऑपरेशन करा लें, चाहे वो कच्चा ही क्यों नहीं हो।
तो इसलिए इसका विशेष जो एक धारणा है मोतियाबिंद पकने पे होना चाहिए, ये वैज्ञानिक रूप से चिकित्सीय रूप से सही नहीं है। और ऑपरेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और मोतियाबिंद पकने पे अगर ये ज़्यादा पक जाए तो ये फिर काला पानी भी बन सकता है, इसलिए उससे रोशनी चली जा सकती है, और इसीलिए मोतियाबिंद का समय रहते उपचार बहुत जरूरी है। मतलब जो भारतीय लोग होते हैं वो थोड़ा आराम से करवाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन, क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तरह का मतलब उनको जानकारी नहीं होती है इसके बारे में। मगर अब हमें आशा है कि उनको मिल गई होगी इस बात के बारे में जानकारी, कि उनको कच्चे में, मतलब जो कच्चा मोतियाबिंद होता है, जैसे ही लगे कि मोतियाबिंद हो रहा है वैसे ही जाकर उनको ऑपरेशन के लिए बात करनी चाहिए नेत्र चिकित्सक किसी से। जैसे उनको लग रहा है कि मोतियाबिंद हो रहा है और उनको जो जीवन रोजमर्रा कार्यों में दिक्कत आ रही है या उनको परेशानी हो रही है, तो उनको ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए और प्लान कर लेना चाहिए। उसका वेट नहीं करना चाहिए कि अब इस पकेगा, पकने के बाद ही कराएंगे हम। तो कई बार वो वेट करने से काला पानी बन जाता है और फिर उससे रोशनी जाने का खतरा होता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मोतियाबिंद का समय रहते उपचार कराएं, और समय रहते जब आपको डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत आने लगे तब इसका ऑपरेशन कराएं। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमारे दर्शकों को चलते चलते मतलब क्या सलाह देंगे कि मोतियाबिंद का बचाव कैसे करें, उसके पहले मोतियाबिंद होने से पहले ही हम उसको कैसे रोक दें, ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद शरीर के साथ होने वाला एक विशेष परिवर्तन है। जिस प्रकार से वृद्धावस्था में बाल सफेद हो जाते हैं, उसी प्रकार से मोतियाबिंद में आँख का जो पारदर्शी लेंस होता है वो अपनी पारदर्शिता खो देता है, और ये शरीर का परिवर्तन है। इससे आप डरे नहीं और घबराए नहीं, क्योंकि इसका मेडिकल साइंस में उपचार शल्य चिकित्सा के द्वारा उपलब्ध है, और शल्य चिकित्सा की जो सक्सेस रेट है, सफलता की दर है, वो बहुत ही हाई है। 95 to 99% लोगों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफल माना जाता है। और इससे बचने के लिए जो उपाय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि जब भी आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो सूरज की किरणों से बचने के लिए यूवी फिल्टर करने वाला चश्मा का प्रयोग करें। ऐसे चश्मे का, विशेष चश्मे का प्रयोग करें जो कि सूरज की पराबैंगनी किरणों से आपकी आंखों का बचाव कर सके। और दूसरा, पौष्टिक आहार लें, विटामिन युक्त हरी सब्जियां, फलों का प्रचुर मात्रा में सेवन करें। और चोट लगने से भी मोतियाबिंद हो सकता है, इसलिए आंखों को चोट से बचाएं। हेयर डाई का आप अगर लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं तो हेयर डाई में कुछ विशेष केमिकल होते हैं जिससे कि मोतियाबिंद की रिस्क बढ़ जाती है, तो उसका उपयोग सावधानी पूर्वक करें। जब आप बाल धो रहे हैं तो सावधानी पूर्वक बाल धोएं, जिससे कि वो सॉल्यूशन आंखों में नहीं जाए। इसके साथ साथ समय समय पर नेत्र चिकित्सक से कोई भी परेशानी हो आपको, जैसे गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है या आपको धुंधलापन आ रहा है, तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से जाके जांच कराएं, और मोतियाबिंद को पकने का इंतजार नहीं करें। उसको जैसे ही जिस स्टेज में आपकी लाइफ स्टाइल को व्यवधान पैदा कर रहा है, उसी स्टेज पे ऑपरेशन प्लान करके और लेंस प्रत्यारोपण के बारे में योजना बनाएं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमको मोतियाबिंद के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, क्योंकि दर्शकों को अब सारी चीज़ों के बारे में लगभग जानकारी मिल ही गई होगी, और वो अब जल्दी ही, मतलब अगर मोतियाबिंद होगा उनको तो जाकर अपना ऑपरेशन ज़रूर करवाएंगे, मुझे इतनी आशा है। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, कैसे होता है, लक्षण और उपाय, यही सब जानकारी आज हमने हमारे कार्यक्रम में आपको दी है। आशा है आपको अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी मोतियाबिंद से संबंधित कोई प्रश्न अभी भी आपके पास है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जल्द से जल्द जाएं और अपने नेत्र चिकित्सक से सलाह लें। अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ मैं हितिशा फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है डॉक्टर की सलाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।